हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो प्रीवियस ईयर 2024 सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है ये। इसमें काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट है, जो यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स की है, जिसमें हमें टैक्स अकाउंट बनाना है। फिर इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रखा है और उसके प्रॉफिट को कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर रखा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी देखते हैं कैसे होगा। ऐसी डेप्रिसिएशन दे रखा है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप ध्यान से देखिए। 2024 सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर्या लिमिटेड। आर्या लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में। लायबिलिटी साइड में आप चेक करते हो तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसके आगे नंबर दे रखा है नोट नंबर 1। तो हमें यहां से कभी भी नहीं लेना, याद रख लो। मैंने लास्ट क्लास को में भी बताया था आपको, जब भी आपको नोट्स नंबर में नंबरिंग आ जाए, जैसे नंबर 1 नंबर 2, तो इसका मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में जाके उस डिजिट से जो है कंसिडर करेंगे। इस वाली का कोई रूल नहीं है। ऐसी नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखे हैं, उसके आगे भी नंबर 2 लिखा हुआ है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में रीड करेंगे इसको भी। फिर करंट लायबिलिटी दे रखी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे दे रखा है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, जो कि आपको नोट्स टू में लिखा हुआ है। असेट साइड में चलते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे भी नंबर 4 आ गया, तो मीनिंग है कि ये भी हमें नोट्स टू अकाउंट से रीड करना है। फिर हमें करंट असेट्स दे रखी है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और ये। उसके बाद देखो अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, जिससे आपको क्लियर हो गए। तो बैलेंस शीट थी। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो रिजर्व एंड सरप्लस, जो नंबर 1 जिसके आगे लिखा था, याद करो, उसमें 3 आइटम लिखी हुई हैं। जर्नल लेजर दे रखा है, कैपिटल लेजर दे रखा है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। तो स्टार्टिंग तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की यहां से करेंगे, याद रखना। लॉन्ग टर्म नोट नंबर 2 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जो कि 10% डिवेंचर बता रखी हैं। ऐसी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो टैक्स अकाउंट बनेगा, क्योंकि फर्स्ट एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट में आ रहा है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, तो टैक्स अकाउंट बनेंगे वर्किंग नोट्स में। ऐसी आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, उस पर लिखा हुआ है नोट नंबर 2, उसमें चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेकंड एडजस्टमेंट आ रही है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। इसी में थर्ड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹30,000, कॉस्ट उसकी 30 है, वर सोल्ड फॉर ₹40,000, इसका भी अकाउंट बनाएंगे। लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट आ रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, और आपको ऊपर कैपिटल रिजर्व भी दिख रहा है, चेक करो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस में 10,000 से इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग में वही आइटम आनी है जिनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रखा हो। यदि हमने उनको किसी और रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है, तो ये वाला गेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। उसके बाद एडिशनल डिवेंचर के बारे में बता रखा है, वो एंड ऑफ द ईयर में इशू करें आपने, तो जो बिगिनिंग वैल्यू होगी आपकी 1 लाख रुपये, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होगा नेट प्रॉफिट से। देखो कैसे करते हैं। ये तो वर्किंग हमने बना ली, ये इसमें ऑपरेटिंग बना लेंगे, इसी के बाद जो है इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बना लेंगे। तीनों एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखो, ऊपर मेजर हेडिंग, यहां लिखोगे नेट प्रॉफिट, जितना आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। नेट प्रॉफिट पे चलो, जिसको स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं, वो प्रॉफिट है 2 साल के दे रखे हैं, 22 और 23 के, 60,000 और 80। करंट ईयर कितना दिख रहा है, 80,000, और ये कितना है, 60, तो 20,000 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ये रहा, ये डिटेल्स के कॉलम में लिखेंगे। जब फाइनल एक्टिविटी का ओवरऑल आंसर आएगा तो यहां लिखेंगे आउटर कॉलम में। 2 कॉलम खोलते हैं, ध्यान रख लो। 4 आइटम आपको बता रखी है, जनरली याद कर लो, उनको टिप्स पे ले लिया करो। जर्नल रिजर्व है तो वो आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स है तो वो करंट ईयर का आएगा, साथ में 2 डिविडेंड हो सकते हैं, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, दोनों यहाँ आएंगे। अब क्वेश्चन में ढूंढो, एक तो जर्नल रिजर्व आपको दे ही रखा है, लिखो जर्नल रिजर्व, जितना आपको ये भी है कैसे बनता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, याद रख लेना। कितना है, करंट ईयर में 5 लाख है और प्रीवियस ईयर में कितना था, 4,30,000, तो 70,000 प्रॉफिट से ट्रांसफर हुआ था जर्नल रिजर्व में, इसलिए ले रहे हैं यहाँ। क्लियर है। आगे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स की, यहाँ जर्नली क्या क्या आइटम लिखते हैं, जर्नल रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, 2 डिविडेंड। यहाँ लिखो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, क्वेश्चन में खुद ही 17,000 वैसे दे रखा है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स। और कौन से वाला टैक्स है, जो प्रोवाइडेड है, लिख दो, जिसको मेड बोलते हैं, याद रख लेना। क्लियर है, इसी को मेड बोलते हैं, इसी को प्रोवाइडेड बोलते हैं। बाई चांस क्वेश्चन में ये दे ही रखा है 17, बट हमें अकाउंट फिर भी बनाना है, क्योंकि आपको मेड यहाँ लिखना और पेड को सबसे एंड में माइनस करते हैं इसी एक्टिविटी में, तो पेड तो क्वेश्चन में पता नहीं, उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले लिख दो यहाँ बैलेंस बीडी जितना दे रखा है आपको,
भाई बैलेंस बीडी आप अच्छी तरह से नोट करो, 28,000 दे रखा है और बैलेंस सीडी इधर लिखते हैं क्योंकि लाइबिलिटी है तो बीडी इधर आएंगे, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है तो बीडी कहां पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड। लिखो बैलेंस सीडी कितना दे रखा है, नोट करो अच्छी तरह से। बैलेंस सीडी दे रखा है आपको 30,000 और यहां पर दो चीजें अच्छी तरह से नोट कर लो। अब यहां जो लिखते हैं उसको बोलते हैं बैंक, इसको बोलते हैं पेड, याद रखेंगे। यदि क्वेश्चन में पेड दे रखा है तो इधर लिख देना और मेड दे रखा है तो इधर लिखते हैं, उसको बोलते हैं पी एंड एल अकाउंट। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं आपके लिए मेड या प्रोवाइडेड। क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होगी, या तो पेड दे रखा होगा तो मेड निकलता है, और यदि आपको मेड दे रखा है तो पेड निकलता है। इस क्वेश्चन में मेड दे रखा था, लिख दो यहाँ मेड 17,000। कितना बन गया करोगे तो 45,000 आ गया, ये 45,000 और ये 15,000 आपका पेड आ गया, जो इसी एक्टिविटी में सबसे एंड में माइनस होगा ऑपरेटिंग में, याद रख लो, इसलिए बनाना पड़ा। अब कोई डिविडेंड नहीं दे रखा, इसको क्लोज करो। इसको क्लोज करते हो तो ये बन गया आपका 7090, 1,07,000 हो गया। क्लियर है। इसके आगे क्या लिखते हैं, याद करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। इसी वर्क को हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग में करके डायरेक्ट जब हमने नेट प्रॉफिट लिखा था वहां से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। क्लियर है। ब्रैकेट में डाल दोगे, पहले ये स्टेटमेंट सीधी लिख दो, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 कर देना, वर्किंग में दिखा दो इन तीनों चीजों को, या फिर डायरेक्ट ऐसे दिखा दो। अब अगला स्टेप क्या आना है, आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, वो एडिंग डाल दो। यहाँ लिखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। क्या क्या चीज होती है इसमें भी जर्नली आपको बताता हूं कौन कौन सी आइटम आएगी। डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो डेप्रिसिएशन आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है तो वो इसके अंदर आएगा, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है तो वो आएगा, या कोई आपने इंटेंजिबल एसेट्स को रिटर्न ऑफ कर रखा हो जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ हो। और क्या चीज माइनस करते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो, यदि वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रखा हो। इस क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट था कि जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट था वो हमने पी&एल में नहीं ट्रांसफर करा, वो कैपिटल रिजर्व में कर रखा है, वो नहीं आएगा, याद रखना। इसी तरीके से कोई आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट रिसीव्ड हुआ वो इन्वेस्टमेंट पर, तो वो माइनस होने हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। देखो डेप्रीशिएशन तो क्लियर ही आपको मेंशन है, नोट करो। डेप्रीशिएशन दे रखा है आपको 1,20,000, तो प्लस करो सबसे पहले डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट दे रखा है डेप्रीशिएशन का 1,20,000। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट लिखना है, इंटरेस्ट दे रखा है ज्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा डिवेंचर, प्लस करो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसके ऊपर इंटरेस्ट चेक करो कैसे लगेगा। देखो क्लियर लाइन, फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ो, एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023 को इशू है। 22 में आपके पास डिवेंचर जो दिख रहे हैं 1 लाख के हैं। डिवेंचर को सिंपल लैंग्वेज में समझो लोन है, और लोन आप ये, अब लोन हमारा इंक्रीज हो गया 50,000 से, क्लियर दिख रहे हैं। हमें ये तो पता होना चाहिए हमने लोन कब लिया था 50 का। भाई 1 लाख पे तो इंटरेस्ट पूरा देंगे, 50,000 पे यदि हमने साल के एंड में ही लिया है तो उस पर इस साल तो इंटरेस्ट बनता नहीं, नेक्स्ट ईयर बनता है, इसलिए 1 लाख पे लेंगे। वरना कभी भी आपको ये 31 मार्च ऐसे दे दे कि डिवेंचर आपने कभी इशू करे और उनकी डेट ऐसे मार्च एंडिंग वाली आए, तो जो डेट दे रखे हो उसके अपोजिट पे लगा दो। 23 दे रखी थी तो 22 पे लगा दो, 1 लाख पे लगेगा। वरना मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी क्यों लगाया। रेट आपको 10% दे रखा है, कर दो 10, तो 10,000 हो गया। क्वेश्चन में और कोई आइटम नहीं दे रखी, ना तो गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी, ना किसी मशीन पर आपको कोई लॉस हुआ, एक इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हुआ, वो पी&एल में ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए नहीं आ रहा यहाँ। ये अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। अब इसको ऐड करो, आप इसको ऐड करते हो तो 2,37,000 हो जाएगा, करोगे तो। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब यहाँ ट्रीटमेंट करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। यहाँ लिखो करंट एसेट्स आपकी जो है यदि डिक्रीज हो रही है तो ऐड होगी, एंड करंट लायबिलिटी आपकी जो है यदि इंक्रीज है तो ऐड होगी। इनके लॉजिक भी हैं, क्यों है अभी बताता हूं। देखो करंट एसेट्स डिक्रीज का मतलब क्या है, आपने अपनी करंट एसेट्स को क्या कर रखा है, सेल आउट कर रखा है या कैश में कन्वर्ट कर लिया, तो इनफ्लो हो गया, ऐड कर दिया। करंट लायबिलिटी इंक्रीज का मतलब क्या है, आपने लायबिलिटी टेक ओवर कर रखी है, चाहे गुड्स की फॉर्म में चाहे मनी की फॉर्म में। गुड्स की फॉर्म में लोगे तो कैश में कन्वर्ट करोगे, कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए ऐड किया। ऐसे ही हम माइनस क्यों करते हैं, करंट लायबिलिटी तो पेमेंट कर रखी होगी तो माइनस करेंगे। असेट्स इंक्रीज का मतलब क्या है कि आपने असेट्स परचेज कर रखी होगी तो आउटफ्लो है, माइनस कर दो। ऐसे यहाँ माइनस कर दो करंट असेट्स यदि आपकी इंक्रीज हो जाए तो, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज। लॉजिक आपको अभी बता ही दिया, क्लियर है।
ये मैंने एब्रीवेशन लिखी है, CA का मतलब करंट असेट, CL का मतलब करंट लायबिलिटी। अब चेक करते हैं कौन कौन सी है। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले चलो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो प्रोविजन फॉर टैक्स था, वो तो अकाउंट बन गया, वो इसमें नहीं आना। ट्रेड पेबल दे रखे हैं 12 से लेके कितने हो रहे हैं 30, तो लायबिलिटी इंक्रीज है। अभी लायबिलिटी इंक्रीज क्या बताई थी, यहाँ लिखेंगे, लिखो ट्रेड पेबल इंक्रीज, अमाउंट आएगा 18,000 लिख दो। उसके बाद आगे चलो असेट साइड में चलो, वो भी करंट असेट्स पे इन्वेंट्री दे रखी है 4,13,000 से लेके 6,20,000 इंक्रीज हुई है, माइनस होगी, लिखो इन्वेंट्री इंक्रीज कितनी आ जाएगी, ये चेक करो, आपकी बन गई ये 4,13,000 से लेके 6,20,000 हो गई, तो मीनिंग आपका हो गया 2,07,000 से इंक्रीज है, लिखो 2,07,000 परचेज हुई होगी, इसका मतलब ये रहा, माइनस कर दिया। यहां तक समझ आया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है जो डिक्रीज है, तो कलेक्शन आ गई होगी डेटर से, डिक्रीज होंगे तो मीनिंग क्या, डेटर आपके कम हो रहे हैं तो डेटर ने पेमेंट करी होगी, इनफ्लो हुआ होगा, इसलिए प्लस करते हैं। लिखो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, ये दे रखे हैं आपको 494 से 3,20,000, 80 और 80 160, 1,74,000, 1,74,000 क्लियर हो गया। ये तो बन गया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आना नहीं, वो तीनों एक्टिविटी के बाद आएगा। अब इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और इसके आगे पता है क्या लिखते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसको माइनस और ऐड करते हैं, तो यहाँ पर इसका टोटल कर लो, ये तो 2,07,000 और ये 230 तो आपके खाली यहाँ बच गए 30,000 प्लस के, 30 तो हमारे पास एक प्लस के बच गए, 18,000 एक आ रहे हैं और प्लस 1,74,000, टोटल बन गया 2,20,000 फेवरेबल आ रहा है। ये रहा, यहाँ से माइनस करना था आपको, देखो ये जो आपका निकाला था टैक्स पेड, इसको माइनस करो, यहाँ माइनस करो इनकम टैक्स पेड, भाई कितना दे रखा है 15,000 दे रखा है, नोट करो, और ये जो अब वैल्यू आएगी ये डायरेक्ट यहाँ जाएगी, 15 माइनस करोगे तो 2,07,000 आ गया, याद रख लो। इसको क्या बोलते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई एक एक्टिविटी तो हमारी ये बन गई, यही माइनस में आ जाए तो क्या लिखोगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग प्रिपेयर करते हैं। इन्वेस्टिंग में देखो क्या है, अकाउंट बनाने पड़ेंगे, किस किस के अकाउंट बनाने हैं, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का, नंबर 2 बनाना है आपको इन्वेस्टमेंट का। अब सबसे पहले जब अकाउंट बनाएंगे तो याद रखो प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, तो असेट्स की नेचर क्या है, डेबिट बैलेंस, तो इनके बीडी कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट साइड में। लिखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख दो बैलेंस बीडी, उसके बाद क्योंकि जब भी आपको एडजस्टमेंट आए तो डायरेक्ट आप डिफरेंस लेके यहाँ नहीं लिखोगे, अकाउंट के थ्रू लेंगे, अकाउंट से जो आपको इनफ्लो दिख रहा होगा, जो आउटफ्लो दिख रहा होगा, लिख दो बैलेंस बीडी, और बैलेंस सीडी आप इधर लिख दो। ये तो हमारी मशीन अकाउंट बन रही है, अभी याद रख लेना, क्लियर है। कितना कितना दे रखा है नीचे, फोर्थ नोट्स टू अकाउंट्स में 4th नंबर पे जाओ, बैलेंस शीट से फिगर मत लेना, याद रख लेना। नोट जब भी बैलेंस शीट के आगे नोट नंबर में कोई नंबरिंग आ जाए तो इसका मतलब है नोट्स टू अकाउंट से वो डिजिट को लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 4,90,000 से 7,75,000, 4,90,000 दे रखी है ये रही, और 7,75,000 दे रखी है, लिखो 7,75,000, और यहाँ डेप्रीशिएशन लिख दो 1,20,000 था, याद करना, इसका मतलब परचेजेज दिख रही है, इधर आएगा डिफरेंस, इधर आएगा तो परचेजेज है, उधर आएगा तो सेल है। अब यहाँ इसका टोटल करो, 8 लाख हो गया, 8,95,000 लिख दो, 8,95,000, ये वाली बड़ी है 8,95,000, क्लियर है। ये तो क्लियर ही दिख गई, 4,05,000 रुपये आ रहा है जो कि परचेजेज आ गई, और यहाँ लिख दो टू बैंक, याद रख लो, यहाँ बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में कर देना परचेजेज। अब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो हुआ है, याद रख लेना। अब इसके आगे देखो प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट भी बना लो, वैसे उसके अंदर जो है सेल दिख रही है तो इनफ्लो दिख रहा है वहाँ पर, उसके ब्रॉड डाउन और कैरीड डाउन ले लो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के, वो हमें दे रखे हैं 50,000 और 90,000। ये पहले तो यहाँ लिखो बैलेंस बीडी, ये तो दे रखा है 50,000 लिखो, बैलेंस सीडी इधर दे रखा है, लिख दो इतना दे रखा है 90,000, ये तो ब्रॉड डाउन लिखे हैं, अभी ध्यान रख लो। अब यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट अच्छी तरह से पढ़ो, लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग बता रहा है 30,000 की, वर सोल्ड फॉर रुपी 40,000, हमने सेल आउट करी तो सेल आउट तो इधर लिखते हैं 40,000 लिखो पहले यहाँ, और इसके आगे क्या लिख दोगे बैंक, और ये प्रॉफिट पर सेल आउट हुई है, नोट कर लेना, ये सोल्ड करी है हमने, और जो प्रॉफिट होगा वो इधर लिखते हैं, और अभी तक जर्नली हम क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन इसमें क्लियर मेंशन कर दिया था कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा है, तो जो 10,000 का आपको प्रॉफिट आया उसको लिखो कैपिटल रिजर्व, और जब भी कोई चीज P&L में ट्रांसफर होगी तो वो तो ऑपरेटिंग में आनी थी, याद करो, इसीलिए ये कैपिटल रिजर्व ऑपरेटिंग में हमने लिया नहीं था, जो प्रॉफिट था कैपिटल रिजर्व। बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, ध्यान रख लेना।
यानी कि आपको ना तो ये प्रॉफिट लेना कैपिटल रिजर्व में, और ना ही जो प्रॉफिट हुआ, ना ही आपको कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस कहीं पर लेना। अब इसका टोटल करो, 1,30,000 बनता है, इधर का टोटल कर दो 130, ये रहा। तो परचेजेज दिख रही है 130, कितने की दिख रही है 60, 70,000 की परचेजेज है, नोट कर लेना। यहाँ लिखो बैंक और ब्रैकेट में कर दो परचेजेज, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट परचेज भी हुई है। अब ये तो हमारा इन्वेस्टिंग का वर्क हो गया, नोट करो। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाओ। ये देखो यहाँ से लेंगे, अब इसके अंदर आपको परचेजेज दिख रही है, तो परचेजेज माइनस होगी यहाँ पर। तो लिखो परचेजेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की है 4,05,000, माइनस में लिखना, ये रहा ब्रैकेट कर दो, माइनस हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दोनों चीजें हैं, सेल भी और परचेज भी है, दोनों ले लो। यहाँ लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दिखा रखी है, पर आपको प्रोसीड्स हुई थी 40,000 की, लिखो प्लस में आएगा। ऐसी परचेजेज भी थी, नोट करो, ये रही, या आउटफ्लो करती है तो माइनस होगा। लिखो परचेजेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 70,000, माइनस में कर देना है 70। अब इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। टोटल करते हैं, देखो टोटल करते हैं तो 4,35,000 माइनस में आ गया है। तो कैसे आ गया, ये रहा भाई, इसको इससे माइनस करोगे 30 के माइनस रह गए, और उधर वो थे ही, तो 4,35,000। यहाँ लिख दो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब चलते हैं फाइनेंसिंग पे। फाइनेंसिंग में लाइबिलिटी साइड देखते हैं, इन्वेस्टिंग में खाली असेट साइड देखते हैं, याद रख लो। और जब ऑपरेटिंग बनाओ तो दोनों साइडों की आइटम आ रही थी ऑपरेटिंग में, लेकिन इन्वेस्टिंग में खाली असेट साइड की आइटम आएंगी। अब जो बन रही है फाइनेंसिंग, उसमें बस लाइबिलिटी साइड की आइटम आएगी। लिखो यहाँ पर पहले हेडिंग डाल दो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो जी, अब इसमें देखो लाइबिलिटी साइड से चेक करते हैं। लाइबिलिटी के अंदर शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज दिख रही है, 8 लाख से 10 लाख हो गई। तो प्रोसीड्स हो रही है, इशू किए शेयर, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। भाई कितना अमाउंट दे रखा है, 2 लाख रुपये, लिखो प्लस में आएगा ये। उसके बाद आगे चलो, रिजर्व एंड सरप्लस तो ऑपरेटिंग में आ गया। उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस में एक और पॉइंट नोट कर लो, कैपिटल रिजर्व को कहीं नहीं लेना, याद रख लो। कैपिटल रिजर्व के डिफरेंस को आपने यहाँ शो कर दिया, इसका अकाउंट बना के देखोगे अपने आप नील हो जाएगा। और ये गलती मत करना, कहीं आप ऑपरेटिंग के अंदर जो प्रॉफिट आया था वहाँ माइनस करो इस 10,000 को, ये ध्यान रखना। अगला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखो 50,000 से प्रोसीड्स है, डिवेंचर इशू है, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। और ऐसे इसके अंदर इंटरेस्ट आया था, याद करो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो हमने कैलकुलेट करा था वो माइनस करो। एडजस्टमेंट है इसलिए वो दो जगह आ रही है। कितना आया था याद करो, 10,000 रुपी माइनस का पेमेंट हुई है। अब इसका ओवरऑल आंसर यहाँ लिखो, करते हो तो 2,40,000 है, तो वैसे ही दिख गया, प्लस में आ गया। और इसके आगे लिख दो नेट कैश फ्लो, माइनस में होगा तो नेट कैश यूज, जैसे इसमें क्या लिखा था हमने, कैश यूज, यहाँ क्या लिख देंगे, कैश फ्लो, प्लस में आ रहा है इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों एक्टिविटी को क्लब करते हैं, नोट करो। एक एक्टिविटी तो ऑपरेटिंग थी जिसमें आया था 2,07,000, ध्यान करो, और साथ में 435 ये है और 240, तीनों को क्लब करते हैं, उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ लिखो इसको, ये रहा भाई, कितना कितना अमाउंट था, 2,07,000 तो उसमें आया था, याद करो, और 2,40,000 ये प्लस का है, तो 4,47,000 तो प्लस के दिख रहे हैं, और 435 माइनस के तो 12,000 आएगा। तीनों को प्लस करोगे तो आप यहाँ लिख लो 12,000, अभी बता देता हूँ कैसे। और इसके आगे हेडिंग क्या लिखते हैं वो भी लिख दो, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैसे आया, 2,07,000 नोट करो, ये तो ऑपरेटिंग में था, प्लस का साइन था इसमें, माइनस थी 4,35,000 ये रही, और प्लस करो 2,47,000। तीनों को आपस में क्लब करते हैं, तीनों एक्टिविटी को, तब यहाँ निकालते हैं आंसर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ओपनिंग को ऐड करो, अपने आप को क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए। यहाँ लिखो प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो जी, कितना दे रखा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चेक करो सबसे एंड में 33,000, लिखो यहाँ पर 33,000। आप ऐड करोगे तो अपने आप वो क्लोजिंग के इक्वल आएगा। चेक करो इन दोनों का सम कितना बन गया, 45, और क्लोजिंग बैलेंस भी 45 है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ लिख दो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से था ये, क्यों, इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट थे। ये 2024 CBSE सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसी एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।